नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और सबसे न्यू बोला जा सकता है जिसको, और यहीं से ही स्टार्ट करना होता है आपको भारतीय संविधान। उसको हम लोग करने जा रहे हैं विस्तृत अध्ययन, और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही बार बड़े बड़े एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, सभी पीएससी वाले एग्जाम से क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अधिनियम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जन बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य होते थे उन लोग। ठीक है ना। ये पूरे परिषद सपरिषद मतलब गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन अधिकार दिया गया, तथा कुछ मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण भी करना था। मतलब मद्रास तथा बम्बई का जो गवर्नर था वो भी किसके अधीन कर दिया गया, वो भी जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, याद रखना है। मतलब बम्बई व मद्रास का गवर्नर है वो भी किसकी बात मानेगा, बंगाल के गवर्नर की बात मानेगा। इसलिए बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दे दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। इतना याद रखना है आपको। एक बार फिर से इस पेज में बता देता हूँ मैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, कौन से अधिनियम में हम लोग पढ़ रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा है मद्रास व बम्बई की प्रेसिडेंसियों को भी किसके अधीन कर दिया गया, तो बंगाल के अंतर्गत। ठीक है, उसके याद रखना है। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सन 1774 में क्या स्थापित हुआ है, तो दोस्तों याद रखना है, वो जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे रहेंगे। ठीक, उसको मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसी अधिनियम में याद रखना, कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित किया गया, कि कंपनी अब क्या है, भारतीय लोगों से उपहार नहीं लेगी, ना ही कोई निजी व्यापार कर पाएगी भारत में। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण स्थापित किया, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के द्वारा निदेशक मंडल जो बीओडी है को कंपनी का व्यापारिक मामला दिया गया, और राजनीतिक मामला किसको दिया गया, नियंत्रक बोर्ड को दिया गया। ये है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने लागू करने का अधिकार दिया गया। और याद रखना है इसमें, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधान सेनापति। तो कौन से अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की उपाधि दी गई या फिर शक्ति दी गई, तो याद रखना है, देख लीजिए एक बार, सन 1786 का अधिनियम, ये याद रखना है। उसके बाद है ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुए हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि ये जब अधिनियम बना तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उसके बाद है सन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारों को, ये ठीक है, उसको याद नहीं रखना है। फिर 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर उपबंध करने का प्रावधान किया गया, कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रतिवर्ष हर साल भारतीय जो देश है, भारत देश है, उसके शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करेगी अपनी आमदनी से। उसके बाद है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का जो अधिकार था भारतीय व्यापार पर, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार अभी भी एकाधिकार बना हुआ था, वो समाप्त नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसमें याद रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, अब बंगाल की जगह क्या शब्द हो गया, संपूर्ण भारत का। और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीकरण। उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, तथा भविष्य में उन्हें केवल राजनीतिक कार्य करने ही दिए गए। दोस्तों ये याद रखना है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य या चौथा सदस्य नियुक्त किया गया। पहले कितने थे, परिषद में उनके 3 सदस्य थे और गवर्नर जनरल से ही 4 होते थे, लेकिन कानूनी सदस्य चौथा शामिल किया गया। दोस्तों याद रखना है, मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद, मतलब ये जो पूरा परिषद भारत के लिए कानून बना सकती थी। और इसी एक्ट में नियुक्तियों के योग्यता संबंधित मापदंड को अपनाकर भेदभाव को समाप्त भी किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था भी की गई।
1853 वाला दोस्तों, ठीक है ना। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका से पृथक करने की व्यवस्था भी की गई और विधि निर्माण में भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है स्थापना। स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई है? तो 1853 का चार्टर एक्ट द्वारा। और सिविल सेवा भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ भी किया गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप सभी जानते हैं कौन से अधिनियम के तहत? सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे दोस्तों। मैं उतना टाइम भी जस्ट अभी बताया था, देख लीजिए इसमें। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट जो गठन हुआ था कलकत्ता में सन 1774 में। उसके बाद है, सही जोड़ी मिलाना है हमको, यहीं पे मिला रहा हूँ मैं, उसके बाद पॉज करके देखते रहिएगा आप, कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, एक कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसमें हुई है सन 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो 1773 वाले में हुई है। इंग्लिश मिशनरीज को भारत में कार्य करने की अनुमति, मतलब ईसाई धर्म प्रचारक है वो जो है, उनको अनुमति कब मिली भारत में अपना प्रचार करने की? तो 1813 वाले में है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई? तो 1833 में हुई दोस्तों। ये याद रखना है, देख लीजिएगा मिला के इसमें लिखा हुआ है, देखिए। सर्वोच्च न्यायालय 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1813 में इंग्लिश मिशनरीज मतलब ईसाई मिशनरीज है सॉरी, और 1833 में गवर्नर जनरल में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, विधि सदस्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया है? तो कौन सा अधिनियम है? तो 1833 ही है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी भारतीय क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग और उनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद या सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में बाद में 1833 एक्ट की यह धारा में प्रशासन में भागीदारी के लिए मुख्य आधार बनी दोस्तों। तो आंसर 1833 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है कि प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव मतलब बताया गया है भारतीयों को। उसके बाद है, ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम है 1858 वाला पढ़ लेते हैं। इसमें क्या खास बात है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद है, गवर्नर जनरल के पद नाम को बदल कर क्या कर दिया जाएगा? भारत का वायसराय कर दिया जाएगा। गवर्नर जनरल का पद नाम अब बदल दिया जाएगा। उसके बाद है, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना वायसराय, मतलब वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनेंगे। नियंत्रक बोर्ड एवं नियंत्रक परिषद मतलब निदेशक बोर्ड था, उसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत का राज्य सचिव पद नया सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या हुआ है? तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है दोस्तों, ठीक है। और अध्यादेश जारी करने की भी शुरुआत हुई है। देखिए, आपातकाल में परिषद संतुष्टि के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये याद रखना है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एक तो कानून बनाने की प्रक्रिया में, और केंद्रीय और इसमें जो है वो है अध्यादेश वाला, ठीक है, दोनों याद रखना है। उसके बाद है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति मतलब की गई, संख्या बढ़ा दी गई। और याद रखना है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का शुभारंभ भी हुआ है। उसके बाद है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि का निर्माण करने में भी और प्रशासन में दोनों में शामिल किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1909 के अधिनियम द्वारा परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया, याद रखना है, ठीक है ना। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का भी अधिकार। और इसमें पढ़े थे कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बोल रहे हैं ना, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और इसमें क्या लिखा है? इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पढ़े हैं।
उसके बाद है 1919 में कौन सा अधिनियम आया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं इसको। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोग के लिए भी हुआ है। और पहली बार 2 सदन आया है इसमें, ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, ये पढ़े हैं। और उसके बाद है इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो है लागू की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। और इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन किया गया, ये याद रखना है आपको। उसके बाद 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। उसके बाद है भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई की भी स्थापना की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दोस्तों। और 1937 में ही बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग भी किया गया है। और 2 नए प्रांत भी स्थापना हुआ है 1935 का टाइम ही, सिंध और ओडिशा, ठीक है। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, प्रांत में बोल रहे हैं ना। उसके बाद बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित किया। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट जो है शब्द समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें और क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। देखिए सभी लिखा है इसमें, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आंसर इसका क्या ले रहे हैं, देखिए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीय विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बहस करने की शक्ति दी गई परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई। तो 1892 वाला इसका सही आंसर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है वो 1935 का अधिनियम रहेगा, ठीक है। मॉरिस ग्वेयर इसके मतलब मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए लिखा हुआ है मॉरिस ग्वेयर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा इसमें क्योंकि 1935 नहीं था इसमें, 1 अक्टूबर को हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 1937 में। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन तो 1900 क्या पढ़े हैं दोस्तों, 1935, ठीक है, याद रखना इसमें। उसके बाद है केंद्र में द्वैत शासन, वही 1919 से रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद है कूट वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्रांतों की कार्यकारिणी में द्वैत शासन की व्यवस्था, सही बात है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति, ये नहीं हुआ था क्योंकि मुसलमान के लिए पहले ही हो गया था 1909 में। उसके बाद है केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण भी किया गया, ये भी सही बात है, ठीक है, हस्तांतरण किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय वाला। देखिए लिखा हुआ है इसमें डिस्क्राइब। उसके बाद है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 1919 के अधिनियम है, ये पढ़े हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो 1919 का अधिनियम है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे है। अध्यादेश वाले किस में पढ़े हैं, तो बताइए। अध्यादेश वाला हम पढ़े थे, अरे सॉरी, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई है। तो प्रेरित इसमें जो है किस में लिया गया है, इसमें आंसर हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या लिया गया है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1866 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 123 में है जो भारत शासन अधिनियम 1935 में है। 1935 आएगा इसका आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया। संवैधानिक निरंकुश तो कौन सा अधिनियम रहेगा, तो 1935 का अधिनियम रहेगा दोस्तों, संवैधानिक निरंकुशता। उसके बाद है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो इसमें दोस्तों हम लोग जो है 1935 में पढ़े हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। उसके बाद है निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो देखिए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ, ये बिल्कुल सही बात है।
बी वाला अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया, नहीं किया गया था। इसको किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। और सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है इसके लिए। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त किया और केंद्र में लागू किया, ये भी सही है, लेकिन बी वाला बस गलत है। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन 1935 पढ़े हैं। अखिल भारतीय महासंघ, ये भी 1935 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संघीय शासन, ये भी 1935 पढ़े हैं। रिपीट क्वेश्चन है, देखिए अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को, ये याद रखना है। उसके बाद है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए क्या रहेगा? देखिए सेकंड पढ़ते हैं, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, इसका डिस्क्राइब देख लीजिए आप लोग क्या लिया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे, ठीक है, लेकिन देश के लिखित संविधान इसका कोई उल्लेख नहीं था। उसके बाद है 1935 का गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्या है? भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है देख लीजिए। संघात्मक शासन हुआ है, मतलब संघीय व्यवस्था। केंद्र में द्वैत शासन लागू, मतलब द्वैत शासन लागू किया गया है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त भी किया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है। प्रांतीय शासन की व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई है। प्रांतीय विधानमंडल का गठन हुआ है। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई है। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन भी हुआ है। उसके बाद है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत अलग हुआ है? तो 1935 के अधिनियम के तहत। कब हुआ है? 1937 में हुआ है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।